नमस्कार। चलिए सुनते हैं घायल कौवे की कहानी, जिसे लिखा है रमेश बेदी जी ने। छोटू स्कूल से लौट रहा था। 1 सितंबर 1970 शाम के 4:30 बजे थे। उसने कौवे का एक बच्चा गिरा पड़ा देखा। छोटू उसके पास गया तो वह डरकर कोने में दुबक गया। ये कौवों के अंडे में से बच्चे निकलने का मौसम था। बड़े बच्चे घोंसले छोड़कर अपने माँ बाप के साथ चुग्गा खाने बाहर भी जाने लगे थे। दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों को पार करने में जैसे इंसान के बच्चे को तकलीफ होती है, वैसे ही कौवों के बच्चों के लिए भी सड़कों की भीड़भाड़ काफी मुसीबत वाली है। अगस्त के पहले सप्ताह में मुझे सड़क दुर्घटनाओं में मरा एक न एक कौवा रोज ही दिख जाता था। दूसरे सप्ताह में भी मुझे सड़क पर मरे पड़े 2 कौवे दिखाई दिए। कौवों के बच्चे अपने माँ बाप के साथ सड़क पर बिखरे आहार को खाते रहते हैं। तेज रफ्तार वाले वाहनों से डरकर माँ बाप तो उड़ जाते हैं, लेकिन बच्चे उड़ने में माहिर नहीं होते, इसलिए वाहनों से टकरा कर मर जाते हैं या तो जख्मी हो जाते हैं। छोटू को अपनी ओर आता देखकर नन्हा कौवा चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए, कांव कांव करके ऊपर मंडराने लगे और छोटू को ठोंगे मारने की कोशिश करने लगे। उसके साथी ने कौवों को भगाया और छोटू ने कोने में दुबके हुए नन्हे कौवे को उठा लिया। वह गला फाड़कर अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। उसका मुंह अंदर से सुर्ख लाल था, जैसा कि कौवों के बच्चों का हुआ करता है। बच्चे ने घोंसले से अभी प्रशिक्षण की पहली उड़ान भरी होगी। नजफगढ़ सड़क के दोनों ओर कतारों में खड़े नीम के पेड़ों के ऊपर कौवों के सैकड़ों घोंसलों में से उन दिनों बच्चे अपनी पहली साहसिक उड़ान भर रहे थे। टेलीफोन की तारों पर बैठे हुए कौवों ने शोर दुगना कर दिया था। आसमान में मंडराते हुए कौवे छोटू पर बार बार झपट रहे थे। उनसे बचाकर छोटू कौवे के बच्चे को घर के अंदर ले आया। उसकी बाई टांग के मोड़ पर एक जख्म था और उसका एक डैना भी जख्मी था। खून की कुछ बूंदें अब भी चोटों से रिस रही थी। चोटें ताजी थी। डेटॉल की 2-4 बूंदें पानी में घोलकर उसके जख्मों को साफ कर दिया गया। जो टूटे हुए पंख उसके जख्मों में चुभ रहे थे, उन्हें खींचकर या कैंची से कतर कर निकाल दिया गया। इस प्राथमिक उपचार से सेप्टिक होने का खतरा कम हो गया था। अगले दिन पेंसिलिन की एक ट्यूब मंगवा ली गई। इसके लगाने से घाव तेजी से भरने लगे। हालांकि चोट मारकर वह उन्हें कभी कभी खुरच भी डालता था। छोटू की बहन जरीन 5:30 बजे के करीब ऑफिस से लौट आई थी। गुसल खाने में घड़ौंजी पर बैठे हुए घायल कौवे को देखकर उसे बड़ा तरस आया। घड़ौंजी पर एक बड़ी लकड़ी रखकर उसने कौवे को उस पर बिठा दिया। जरीन को अपने खाने का भी ध्यान नहीं रहा। वह कौवे से बातें करने लगी और उसका नाम चार्ली रख दिया। रसोई में से डबल रोटी का एक टुकड़ा और गूथे हुए आटे की गोलियां बना लाई। चोंच खोलकर उसे कुछ गोलियां खिला दी। दूध भी पिलाया। वह अभी खुद नहीं खाता था। परिंदों के बच्चे अपनी माँ से खाना मांगते समय जैसे डैने हिलाते रहते हैं, चार्ली भी ऐसा करता था। बच्चों को नया खिलौना मिल गया था। हर एक उसका ध्यान रखता था। चार्ली को सबसे अधिक खतरा बेगम और नवाब से था। बेगम घर की कुतिया थी और नवाब उसका पहला और 9 महीने की उम्र का पिल्ला था। दोनों से ही चार्ली बहुत डरता था। वे भी अपने घर में इस नए मेहमान का स्वागत नहीं कर पा रहे थे। निगरानी न रखते तो उस नन्ही सी जान को वे एक झपट्टे में ही खत्म कर देते। वे रोज अपने मालिकों के साथ चार्ली को खेलते देखते। जो हाथ बेगम और नवाब को सहलाते, वही हाथ चार्ली के पंखों पर कोमलता से फिरते। जिस दुलार से उन्हें खाना परोसा जाता, उसी दुलार से नए मेहमान को खिलाया जाता। बेगम और नवाब समझ गए थे कि ये चार्ली साहब मालिकों के चहेते हैं, इसलिए उन्होंने भी अपना रुख बदल लिया। आपसी परिचय दोस्ती में बदलने लगी। चार्ली साहब बेगम की सवारी का मजा भी लेने लगे। 2-4 दिन बाद ही चार्ली ने आसानी से खाना शुरू कर दिया। वह अपना पूरा मुंह खोल देता था। उसके हलक में खाने का नन्हा सा टुकड़ा डाल दिया जाता, जिसे वह गटक जाता था। इसकी माँ भी इसी तरह खिलाया करती होगी। आमतौर पर कौवों को सबसे धूर्त पक्षी माना जाता है, लेकिन चार्ली में मुझे धूर्तता या मक्कारी नहीं दिखाई दी। वह बिल्कुल भोला पक्षी था, चुस्त और शरारती भी था। उसके स्नेही व्यवहार ने
परिवार के सभी सदस्यों को दोस्त बना लिया था। सामान्यतः कौवा घिनौना पक्षी माना जाता है जो गंदा से गंदा कुछ भी खा जाता है। इसके प्रति आम लोगों में घृणा का भाव देखा जाता है। चार्ली ने इन सभी बातों को झुठला दिया था और सिद्ध कर दिया था कि कौवा भी स्नेही और समझदार जीव है। सुबह जब गुसलखाना खोला जाता तब चार्ली झट वहां से निकलकर जरीन के बिस्तर पर चढ़ जाता। अपनी चोंच की नोक को वह उसके बालों में डालकर आगे से पीछे की ओर ले जाता। वो बार बार ऐसा करता और ऐसी कोमलता से करता मानो कोई माँ अपनी बच्ची के केसों में धीरे धीरे कंघी फेर रही हो। जब तक जरीन आंखें ना खोले और उसे दो चार दुलार भरे शब्द ना कह दे, वह बालों को सहलाने का काम जारी रखता था। उसके बाद वह सोते हुए दूसरे बच्चे के सिर के पास चला जाता और उसे उठा देता। ऐसा वह तभी करता था जब सचमुच उठने का समय हो गया हो। दोपहर की नींद के लिए जब कोई बिस्तर में लेटता तब वह ऐसी शैतानी नहीं करता था। बच्चे सो भी जाएं तो उनकी नींद खराब नहीं करता था। उनकी टांग पर, पैर पर या पीठ पर बैठकर खुद भी सो जाता था। सोते समय एक आंख बंद रखता था और एक खुली रखता था। वह जरीन के हाथ पर भी सो जाता था। उसे पता चल जाए कि ये लोग जाग रहे हैं और सोने का बहाना कर रहे हैं तो चोंच मार कर उठा देता था। एक बार उसने जरीन की गाल पर चोंच मारी लेकिन वो नहीं उठी, सोने का दिखावा करके लेटी रही। चार्ली ने इस पर ठोड़ी पर चोंच मारी, वह फिर भी नहीं उठी। तब उसने नाक के अंदर चोंच मार दी। इस तरह उसने जरीन को उठाकर छोड़ा। दोपहर को चार्ली 1 घंटा जरूर सोता था, उसके बाद ही कुछ बोलता था। उसकी आवाज सुनकर घर वालों को पता चल जाता था कि वह उठ गया है। चार्ली को सबसे अधिक लगाव जरीन से था। शाम 4:30 बजे ऑफिस से लौटने पर जरीन का स्कूटर दरवाजे पर आकर खड़ा होता तो उसकी आवाज सुनकर वह फुदुकता हुआ बाहर आ जाता और दरवाजे पर मालकिन का स्वागत करता। वो तब तक उसके पीछे भागता रहता और उसकी साड़ी के लटकते पल्लू को पकड़कर खींचता रहता जब तक जरीन झुककर अपनी दोस्ती का हाथ आगे न बढ़ा देती। वो कूदकर हाथ पर बैठ जाता। जरीन उसे उठाकर बातें करने लगती। इतने से चार्ली खुश हो जाता। उसे नहाने का बहुत शौक था। उसकी कोशिश रहती थी कि सुबह 10 बजे तक स्नान कर लिया जाए। नलके की तेज धार के नीचे वह रोज बैठ जाता था। इंसानों की तरह अपने सिर को बार बार धार के नीचे ले जाता। नन्हे से सिर पर पानी की तड़तड़ की चोट लगती तो वह सिर हटा लेता था। इस तरह खूब नहाता रहता था। जब शरीर ठिठुरने लगता तो कांपता हुआ पानी के पास से हट जाता। तब एक खास किस्म की आवाज करता और जरीन के पास भाग जाता था। वह उसे तौलिए में लपेटकर धूप में ले जाती और परों को पोंछकर धूप में बिठा देती थी। सर्दियों का जोर बढ़ जाने पर जरीन की मम्मी ने नहाने का तरीका बदल दिया था। वह प्लास्टिक की चिलमची में पानी भरकर आंगन में अंदर रख देती थी। चार्ली उस समय अक्सर आंगन की 1.25 मीटर ऊंची दीवार पर बैठा रहता था। उसकी मनोस्थिति उस बच्चे के समान थी जिसे नहाने का शौक तो होता है लेकिन जाड़े के मारे बदन पर पानी डालने में पहले टाल मटोल करता है, लेकिन एक बार पानी डाल लिया तो फिर दनादन नहाता जाता है। पानी को देखकर चार्ली के मन में भी पहले उसके ठंडे होने की बात उठती थी। कुछ देर में वह मन को नहाने के लिए तैयार कर लेता था और तब दीवार के नीचे उतर आता था। चिलमची के किनारे बैठकर वह फिर से सोचने लगता था। साफ पानी में नीले आसमान की परछाई के पर्दे पर वह अपना प्रतिबिंब देखकर शायद खुश हो जाता था। इस टाल मटोल में जितना समय बीतता उससे उसे सुबह की धूप में नहाने की शक्ति मिल जाती थी। सूर्य की किरणें शायद उसकी खाल के नीचे उतना विटामिन डी भर देती थी जितना उसकी सेहत और ताजगी के लिए जरूरी होता था। तब वह पानी में कूद जाता और डुबकियां लगाने लगता था। एक दिन उसका पानी नहीं रखा गया, नहाने का समय हो गया था। उसे रसोई के अंदर पानी से भरी बाल्टी मिल गई। वह उसी के अंदर कूद गया। उसका अकेले में मन नहीं लगता था। अकेलेपन से वह झट ऊब जाता था। ऊब को दूर करने के लिए वो किसी न किसी के पास चला जाता था। अखबार पढ़ते समय बच्चे के पीछे सिर के पास आकर बैठ जाता था। बच्चे ने चार्ली की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वह शोर मचाने लगता था। फिर उछलकर उसके कंधे पर बैठ जाता था
और उसकी आंख में आंख डालकर धीमी आवाज में बोलने लगता था। बच्चे की गोद में आकर उसे शांति मिलती थी। जरीन या उसकी मम्मी बिस्तर पर लेटे लेटे अखबार पढ़ रही होती तो वह अपनी चोट से उनकी कंघी करता रहता था, उनके हेयरपिनों को चोट से निकाल लेता था और उन्हें रजाई के नीचे, तकिए के नीचे या कुर्सी की गद्दी के नीचे छिपा देता था। चीजों को छिपाने की आदत चार्ली में बहुत बढ़ गई थी। सुबह मम्मी जब झाड़ पोंछ करती तो उन्हें कपड़ों के अंदर या नीचे जगह जगह छिपाए हुए हेयर पिन, बिस्कुट, चावल के दाने वगैरह मिल जाते थे। सुई जैसी महीन चीजों को भी वह उठा कर ले जाता था। एक बार तो उसने घर की सभी सुइयों को गायब कर दिया और मम्मी को सुबह बटन लगाने के लिए कोई सुई नहीं मिली। बालों में लगाए गए रबड़ के छल्लों को भी वह नहीं छोड़ता था। यदि उसे उठाते हुए देख लिया जाए और छीनने की कोशिश की जाए तो वह भाग जाता था। यदि भागने का मौका ना हो तो उसे निगल जाता था। उसकी बीट में प्रायः रबड़ के छल्ले नजर आते थे। घर में प्रमिला नाम की एक लड़की पढ़ने आया करती थी। उसके ड्राइंग बॉक्स में से वह रबड़ उठाकर भाग जाता था। रबड़ का गुदगुदा और लचीला स्पर्श शायद उसे मांस के टुकड़े को छूने जैसा लगता था, इसलिए वह उससे देर तक खेलता रहता था। मांगने पर भी रबड़ नहीं लौटाता था। उसकी चोट में से जबरदस्ती रबड़ निकालनी पड़ती थी। सामान्यतः वह कहना मानने वाला भला पक्षी था। ऊब को दूर करने के लिए चार्ली ने एक दिन जो तरीका अपनाया वो जरीन को महंगा पड़ा। ऑफिस से लौटने पर वो किसी जरूरी काम में फंसी हुई थी। उसे अपने नन्हे दोस्त से बातें करने का मौका ही नहीं मिला था। मेज पर झुकी हुई उसकी आंखें कागज में उलझी हुई थी। चार्ली उसके कंधे पर आ बैठा, लेकिन इतने से उसे संतोष नहीं हुआ। वह तरह तरह से जरीन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता रहा। कभी वह उसकी गर्दन पर गुदगुदी करता तो कभी बालों पर। यह उपाय कारगर नहीं हुए तो उसने अपने को उपेक्षित समझा। तब उसने जरीन के ओंठों पर जोर से चोंच मार दी। दर्द के मारे जरीन की आंखों में आंसू आ गए। उसे काम छोड़ना पड़ा। चोंच इतनी जोर से लगी थी कि ओंठ सूज गया। अपने नादान दोस्त के प्रेम का तोहफा लिए वो अगले दिन ऑफिस भी कैसे जा सकती थी। चार्ली के खान पान के शौक भी शाही थे। वह चीजों को जितना खाता था उससे ज्यादा बर्बाद करता था। रसोई में उसका बेरोक टोक प्रवेश था। एक दिन उसने मम्मी को पालक की गड्डियों को गीले कपड़े के नीचे रखते हुए देख लिया। वह रसोई से बाहर आई तो उसने कपड़ा हटाया, गड्डियों को खोला और एक एक पत्ता बिखेर दिया। उसके बाद टोकरी में से हरी मिर्च को उठा लिया, पैरों के नीचे दबाकर उसे तोड़ने लगा। टुकड़ों में से निकलकर बीज मेज पर बिखर गए। ऐसा वह केवल खेल के लिए कर रहा था। मिर्च उसने खाई नहीं। दूसरी टोकरी में केले पड़े थे। एक केले पर चोंच मारकर उसमें छेद कर दिया और गूदे का स्वाद लेकर उसे छोड़ दिया। वो सेब, नारंगी आदि सभी फलों को थोड़ा बहुत खाता था। मांस की शायद उसे गंध आ जाती थी। मांस के लिए वह मम्मी के पीछे पीछे रसोई में जाता और बार बार शोर मचाता था। जब तक उसे 2-3 टुकड़े न मिल जाएं, वो परेशान करता रहता था और कोई काम नहीं करने देता था। चीनी और मक्खन का वह भी इतना शौकीन था कि आंख बचाकर खा जाता था, लेकिन मांस या गोश्त पाने के लिए उसमें जो अधीरता आ जाती थी वह किसी अन्य चीज के लिए नहीं देखी जाती थी। मछली को भी वह चाव से खाता था। बरसात में निकलने वाले गिंडोले उसका प्रिय आहार थे। उन दिनों तो वह था ही बच्चा, इसलिए अधिकतर गिंडोले खाता था। मक्खियों का शिकार करने में चार्ली को मजा आता था और उन्हें वह खा भी जाता था। कई बार उसे ढेर सारा खाना गर्दन के अंदर की थैली में दनादन जमा करते देखा गया था। थैली भर जाने पर वह कूदकर जरा दूर बैठ जाता और खाने को उगलकर फिर धीरे धीरे खाने लगता था। एक बार उसने मम्मी के सामने मकई के दानों को निगलना शुरू किया। धीरे धीरे गर्दन की थैली फूल गई। फिर वह सोफे पर चला गया और वहां सब दाना उगल दिया। मम्मी ने गिना, 21 दाने थे। वह उनसे खेलता रहा और बाद में सबको खा गया। सामान्यतः वह साफ सुथरा जीव था। उसे कभी गंदगी खाते नहीं देखा गया। उसे घर से बाहर घास के मैदान में घूमने के लिए ले जाया जाता तो वह तिनकों को उठाकर खेलता रहता था। तब उन्हें किसी कोने में जमा कर देता था, मानो घोंसला बनाने का खेल कर रहा हो।
वह कचरे में चोंच नहीं मारता था। घर वालों के साथ डाइनिंग टेबल पर वह सदा हाजिर रहता था। वह किसी भी प्लेट में से खा लेता था, किसी भी गिलास में से पानी या चाय पी जाता था, किसी भी अंडे को खाने लगता था। उसकी ये शरारत माप थी। दूध पीने के बाद यदि उसकी चोंच के किनारे दूध से सने रह जाएं, तो वो उन्हें इधर उधर पोंछकर साफ कर लेता था। कभी कभी तो वह अपने दोस्त नवाब से इस काम में मदद ले लेता था। वह नवाब के पास गर्दन टेढ़ी करके बैठ जाता था। नवाब उसे कभी इधर से कभी उधर से चाट कर साफ कर देता था। कौवे अक्सर गौ भैंसों के बदन पर से चीचड़ और कीड़ों को चुन चुन कर खाते रहते हैं। पशु अपनी गर्दन को आगे झुका देता है और कौवा उसके नथुने के अंदर चोट डालकर अपने खाने के लिए कुछ निकाल लेता है। कौवे की इन हरकतों का पशु विरोध नहीं करता, उल्टे स्वागत करता है। कौवे के सेवा कार्य से उसे सुख और चैन मिलता है, लेकिन इस उदाहरण में नवाब की सेवा से चार्ली का ही लाभ होता था। नवाब उसके बदन को चाट कर साफ करता रहता था। नवाब जब बड़ा हो गया तब चार्ली उससे डरने लगा। जब वह सो रहा होता तब चार्ली चुपके से उसके पीछे पहुंच जाता था और उसकी पूंछ को खींचने लगता था। नवाब परवाह नहीं करता था, चुपचाप लेटा रहता था, लेकिन जब चार्ली परेशान कर देता तो वह उठ जाता था। ऐसे में चार्ली भाग जाता था। स्त्री सुलभ मृद स्वभाव के कारण जरीन उसे कभी न डांटती थी, न कभी डराती थी। इससे वह उसके सिर पर चढ़ गया था, उसके कंधे पर बैठकर उसकी बालियां खींचने लगता, उसके दांतों के बीच अटक गए खाने के कतरों को चोंच की नोक से निकाल लेता। चार्ली बढ़िया पॉकेट मार था। पूरी गर्दन जेब के अंदर डालकर सिक्कों को पकड़ लेता था। एक एक सिक्का निकालकर वह जेब खाली कर डालता था। एक दिन उसने मम्मी के हाथ से 10 रुपए का नोट छीन लिया। एक और दिन वह डैडी को हजामत करते हुए देखता रहा। उन्होंने ब्लेड को पोंछ कर रखा तो वह उसे उठा ले भागा। पीछे भागने पर वो अक्सर ऐसी चीजों को लौटा देता था। चार्ली अजनबियों का स्वागत नहीं करता था, उसके प्रति वह संकालू रहता था। उन्हें भगाने के लिए पहले तो वह उनके पैर पर चोंच मारता था, फिर सोफे पर चढ़कर हाथ पर और बाद में कंधे पर ठोंगे मारने लगता। अजनबी सोफे से उठ जाए तो उसके पीछे पीछे वह हर कमरे में जाता और शोर मचाता था। खाने की मेज पर भी वह उनका पीछा नहीं छोड़ता था। यह व्यवहार हर एक अजनबी के साथ नहीं होता था। मैं और श्रीमती बेदी कई घंटे वहां रहे। चार्ली ने हमारे साथ ऐसी कोई शरारत नहीं की। मेरे सामने कॉलेज के 2 लड़के वहां आए, उनके साथ उसका व्यवहार मैत्री वाला नहीं था। मालूम पड़ता है कि उसे शिक्षा और उसे संबद्ध चीजें नापसंद थी। पड़ोस में 5-6 साल की एक बच्ची पम्मी रहती थी। वह मम्मी से पढ़ने आया करती थी। चार्ली बिना कारण उसके पीछे पड़ जाता था। वह उससे बहुत डरने लगी थी। घर में घुसते समय लोग जैसे एल्सियन कुत्ते से सावधान रहते हैं, वैसे ही पम्मी घर में घुसने से पहले दरवाजे के बाहर से ही मम्मी को आवाज दे देती थी। उसकी आवाज सुनकर चार्ली एकदम बाहर भागता और उस पर झपट पड़ता था। वह बेचारी डरकर भाग जाती थी। कोई लिख रहा हो तो चार्ली उसके पेन की निब को पकड़ लेता था। अखबार की तो वो धज्जियां कर डालता था। कतरनों को गर्दन के अंदर भर लेता था, फिर अलग जाकर उगल देता था और उलट फेर कर उनसे खेलता रहता था। ऐसा करने में शायद यह कारण था कि वह कागज पर छपे हुए अक्षरों को भ्रमवश छोटे छोटे कीड़े समझ रहा होता था। बगीचे में भी वह क्लेडियम के उन पत्तों से छेड़खानी करता था जिन पर रंग बिरंगे बिंदु बने हुए थे। उन्हें भी शायद कीड़ों के भ्रम से ठोंगे मार मार कर काट फाड़ देता था। शुरू के दिनों में वह बेगम से डरता नहीं था, उसकी नाक पर भी चोंच मार देता था। 2 महीने बाद वह उससे डरने लगा था। उसे कमरे में आता देखकर चिल्लाने लगता था। शायद किसी दिन बेगम ने उसकी किसी बेजा हरकत पर गुर्रा कर उसे डरा दिया होगा। वह डर उसके मन में बैठ गया था। बाहर के कौवे उसे मारते थे। अपनी बिरादरी वालों से इस दुराव का उसे एहसास था, इसलिए वह घर से बाहर अकेला नहीं जाता था। हाँ, चहलकदमी के लिए बरामदे में चला जाता था। घर के अंदर
जब वह अपने में ही खोया बैठा होता तो गौरैया के आने पर भी चौंक जाता था। पता नहीं रेडियो की आवाज से उसे क्यों चिढ़ती। बजता हुआ ट्रांजिस्टर उसके कान के पास ले जाते तो वह गुस्सा करता था, अपने पंख उठा लेता था, जिस्म को फुला लेता था और गर्दन को झुकाकर कुट कुट की आवाज करने लगता था। वह कई प्रकार की आवाजें निकालता था। गुस्से को प्रकट करने के लिए वह कभी तो धीमी धीमी आवाज में बोलता था और जब गुस्से के साथ अपना विरोध भी प्रकट करना हो तो वो जोर से चिल्लाता था, ठीक उसी तरह जैसे कोई बच्चा गुस्से में कभी बड़बड़ा कर ही खामोश हो जाता है और कभी आपे के बाहर होकर चिल्लाने लगता है। जब उसे खाने के लिए मांगना होता था तब दूसरी तरह की आवाज में बोलता था। चार्ली की केवल एक बात से घर वाले परेशान थे, बीट कहाँ करनी चाहिए इसकी उसे तमीज नहीं थी। बिस्तर पर, डाइनिंग टेबल पर, सोफे पर, हाथ पर, कंधे पर, कहीं भी और किसी भी समय वो बीट कर देता था। सब लोग हंसी में मम्मी को अक्सर कहते कि इसे भी अंडरवियर पहना दो तो ठीक रहेगा। दिन भर चार्ली कुछ ना कुछ करता रहता था। शाम को अंधेरा कमरे में घुसने लगता तो वह भी सिमटने लगता था। घर के किसी भी सदस्य के साथ आकर चुपचाप बैठ जाता था। रात को सभी परिंदे रैन बसेरे में चले जाते हैं, उसे भी गुसलखाने में बंद कर दिया जाता था। बच्चों की देखभाल और सेवा से चार्ली के घाव धीरे धीरे भर गए और साथ ही नए पंख भी निकल आए। अब वह भली भांति उड़ सकता था। उसे नई जिंदगी मिल गई थी। पहले उसने छोटी छोटी उड़ानें भरनी शुरू की। जब उसे अपने पंखों की ताकत पर भरोसा हो गया तब पड़ोस के पेड़ों पर जाने लगा। कुछ दिन बाद वह पूरी तरह आजाद हो गया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे घायल कौवे की कहानी, जिसे लिखा था रमेश बेदी जी ने।